हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी, उसका जो अध्याय नंबर पहला है जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। आज हम लोग अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल भी दिए गए हैं, लेकिन हम जो हमारे एग्जाम पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे। चलिए भी पढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें दिया गया है, जिस प्रकार हमारा परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। जैसे हमारा परिवार है उसी प्रकार से सूर्य का भी परिवार है, जिसे हम लोग सौर परिवार कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, जो सूर्य है वो सौर परिवार का मुखिया है। जो सूर्य क्या है, सौर परिवार का मुखिया है। और फिर यहाँ पे दिया गया है कि सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सौर प्रज्वल। तो देखिए, जो सूर्य होता है वो क्या करता है, सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है। ग्रहों के पास जो होता है अपना प्रकाश नहीं होता है। आगे दिया गया है, हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। मतलब जो सूर्य हमें इतना छोटा दिखाई देता है वो क्या है, पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आगे देख लेते हैं ग्रहों का परिचय। ग्रहों के बारे में क्या दिया गया है, तो देखिए दिया गया है कि ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। मतलब जो ग्रह होते हैं वो संख्या में कितने हैं, 8 हैं। पहले क्या था, जो ग्रह थे वो संख्या में 9 थे। लेकिन अब क्या है, जो यम था आपका, जो प्लूटो था, उसको हम लोग ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिए गए हैं। इसमें क्या है, इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रह होते हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे इनका नाम क्या है, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके 8 ग्रह हो गए। आगे देख लेते हैं, हम लोग लिखा हुआ है कि सूर्य के निकट बुध ग्रह है। सबसे निकट जो है वो क्या है, बुध है, इसीलिए यह अधिक चमक इसमें है। मंगल ग्रह है जो कि लाल रंग का है। जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का है, इसलिए हम लोग इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। जो मंगल है वो लाल रंग का क्यों है, जो मंगल होता है उसके जो सतह होती है उस पर आयरन के जो है कुछ ऑक्साइड पाए जाते हैं, उसी वजह से ये लाल कलर का होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो केंद्र में है वो क्या है, सूर्य है। उसके बाद बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, चौथे नंबर पे मंगल आता है, पाँचवें नंबर बृहस्पति, फिर क्या आता है, शनि आता है, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून आता है। तो इस प्रकार हमारा सौरमंडल बन जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जो शनि है, शनि के चारों ओर छल्ले दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। तो जो शनि है वो सबसे यूनिक ग्रह है। क्यों, क्योंकि इसके पास छल्ले हैं, बाकी किसी भी ग्रह के पास छल्ले नहीं होते हैं। आगे है प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब इसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तो जो प्लूटो था, जिसको हम लोग यम बोलते हैं, उसको पहले हम लोग ग्रह मानते थे, लेकिन अब क्या है, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। आगे दिया गया है, आसमान में टिमटिमाते तारे। तो तारों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तारों का अपना प्रकाश होता है। देखिए, सूर्य क्या है, एक तारा है जिसके पास खुद का अपना प्रकाश है। चूंकि ये हमसे काफ़ी दूरी पे है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े होते हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो जो सूर्य होता है, यहाँ से हमें एक फैक्ट मिला है कि जो उसका प्रकाश होता है हमारे पास 8 मिनट में पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। मतलब अगर हम लोग सूर्य के बाद बात करें तो जितने भी तारे हैं वो क्या करते हैं, लगभग 4 वर्ष लगता है उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में। आगे देख लेते हैं, अब हमें पढ़ना है पृथ्वी हमारा घर, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यही एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन मिलता है। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन मिलता है, बाकी ग्रहों पे जीवन की खोज हो रही है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। तो किसके कारण नीली दिखाई देती है, परावर्तन के कारण नीली दिखाई देती है। आगे है, तथा समुद्र की सतह नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% जो भूभाग है वो जल से घिरा हुआ है, तथा मात्र 29% क्या है, स्थल है। तो यहाँ भी एक फैक्ट मिला है, जो जल है वो कितना है, 71% है, और जो स्थल है वो कितना है, 29% है। आगे दिया गया है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला रंग का दिखाई देता है। तो जो पृथ्वी हमारी होती है वो नीले रंग की हमें दिखाई देती है, क्यों, परावर्तन के कारण। आगे देख लेते हैं, अब हमें पढ़ना है उपग्रहों के बारे में। तो पढ़ते हैं उपग्रहों की सैर।
तो देखिए ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा है, चांद। मतलब जो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, चांद है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद होता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आगे दिया गया है, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने का कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। जो चंद्रमा होता है उसका प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। आगे दिया गया है, चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा है 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। देखिए यहाँ फैक्ट मिला है, 27 दिन 8 घंटे में जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का एक परिक्रमा कर लेता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है न ही वायु, मतलब चंद्रमा पे जल भी नहीं है और वायु भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन भी पॉसिबल नहीं है। आगे देख लेते हैं, यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं, किसी को एक भी नहीं है। जैसे जो शनि होता है, शनि के पास और बृहस्पति के पास देखिए 63 और 62 उपग्रह हैं। वहीं बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये फैक्ट है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे दिया गया है, शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए एक भी एग्जाम में पूछता है जो टाइटन है वो किसका उपग्रह है, तो शनि का है। और क्वेश्चन भी पूछ सकता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। आगे देख लेते हैं, उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। जिस प्रकार ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता उसी प्रकार उपग्रहों के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा इतना। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, सौर परिवार में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। तो कहाँ होते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। आगे है, खगोलविद का मानना है कि यह ग्रह से ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको हमें देखना है। तो सभी को याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हमें याद करना है। जैसे यहाँ पे ग्रह का नाम दिया गया है बुध। जो बुध होता है उसको लगभग 88 दिन लगते हैं एक परिक्रमा करने में, और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, हमको ये याद कर लेना है। आगे है शुक्र। जो शुक्र होता है उसको 224 दिन लगते हैं और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं जिसको हम लोग फैबोस और डिमोस बोलते हैं। और देखिए बृहस्पति और शनि का उपग्रह याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है, इसलिए हमें याद नहीं करना है। जो यूरेनस है उसके 27 उपग्रह हैं और नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की जो सूची है उससे निकाल दिया गया है। मतलब प्लूटो को हम लोग ग्रह नहीं मानते हैं। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं बल्कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो हम लोग कभी कभी देखे होंगे कुछ चमकीला सा जाता है आकाश में, तो वो क्या रहता है, उल्का पिंड होता है। ये ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि टूट के गिरते हैं। टूट के गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। और कई बार जो उल्का होते हैं वो पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो कभी कभी तो ये लोग जल जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर्षण नहीं हो पाता उतना, तो जल नहीं पाते, तो इस कारण क्या करते हैं, ऐसे ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं ध्रुव तारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बारे में है कि यह एक स्थिर तारा है। कैसा तारा है, स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी अक्षांश पे है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। जब भी हम लोग विषुवत रेखा से देखेंगे ध्रुव तारा को तो यह हमें क्षितिज पर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं यह क्षितिज से काफ़ी ऊंचाई बढ़ने लगती है। जो इसकी ऊंचाई है वो बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होती है उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही होता है। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा कहाँ दिखाई देता है। तो देखिए जो ध्रुव तारा है वो एक स्थिर तारा है और हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसलिए जो प्राचीन काल से जो नाविक लोग होते थे, नाविक लोग इसी तारे को देख करके समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करते थे। आगे दिया गया है कि तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा
समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। तो देखिए 12 जो संख्या है उसको हम लोग राशि भी कहते हैं। जो हमारी राशिफल होती है इन्हीं 12 संख्या पे आधारित होती है। राशियों में जो तारे होते हैं वे किसी न किसी आकृति के नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन्हीं राशियों के नाम दिए गए हैं। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क इत्यादि जो है वो आपके राशियों के नाम दिए गए हैं, 12 राशियों के नाम। आगे दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर जितने भी तारे हैं, जो तारे समुदाय हैं, उनकी जो संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूह का सामने से गुजरना पड़ता है। जो चंद्रमा होता है जब भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो इन तारा समूहों से गुजरता है या इन तारा समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। तो जो नक्षत्र हो गए उनकी संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं, देखिए 27 के नाम दिए गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। तो देखिए नक्षत्रों की संख्या कितनी हो गई? नक्षत्रों की संख्या 27 हो गई, राशियों की संख्या 12 हो गई, और क्या दिया गया है कि पृथ्वी इनको कितने दिन में पार कर लेती है? 14 दिनों में पार कर लेती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। तो नक्षत्रों की अवधि कितने दिन की हो गई? 14 दिन की हो गई। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध होता है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र के मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। मतलब हम लोग नक्षत्र को देख करके मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया गया है कि आकाशगंगा तारों की नदी। जो आकाशगंगा है उसको हम लोग तारों की नदी भी बोलते हैं। तो क्या है इसमें? ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश के एक बहती नदी की तरह की गई है, इसीलिए इसको आकाशगंगा कहते हैं। आगे है सप्तऋषि, जिसको हम लोग बोलते हैं तारों का समूह। तो देखिए जो सप्तऋषि होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिन्हें हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। इनका जो नाम पड़ा है वो 7 ऋषियों के नाम पे पड़ा है। ऋषियों का नाम यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है कि जो यूनानी ग्रंथ में है इसमें हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सब नामों से पुकारते हैं। आगे दिया गया है, देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो ऋषि और पुलह, जो ऋषियों का नाम है, ऋतु और पुलह को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उत्तर दिशा का सूचना देती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जो बुध होता है वो क्या है? तो देखिए जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है, इसको हम लोग इससे मिला लेंगे। जो पृथ्वी होती है वो कैसी होती है? नीली ग्रह है, तो इसको हम लोग घ से मिला लेंगे। चंद्रमा होता है वो क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये रहा ख पे। उल्का पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े, तो वो हम लोग इससे मिला लेंगे। फिर है आकाश गंगा, तो जो आकाश गंगा होती है वो लाखों तारों का समूह होती है, और जो ब्रह्मांड होता है वो क्या होता है? लाखों आकाश गंगा का समूह होता है, ये हम लोग इससे मिला लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है राशियों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोगों ने कितना पढ़ा था? जो राशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। सूर्य की आकृति कैसी होती है? तो सूर्य जो है गोल होता है। आगे है सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य परिवार का जो मुखिया होता है वो सूर्य खुद होता है, अपने परिवार का मुखिया। आगे है कि जो ग्रहों की कुल संख्या है वो कितनी है? तो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अभी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे है सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो जैसा नाम है सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह है, तो हम लोग घ पे टिक करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। यहाँ पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में बताया गया है। चलिए फिर शुरू करते हैं, पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा हेडिंग है पृथ्वी का घूमना। जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी घूमती है। इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है और वहाँ रात होता है। पृथ्वी को इस तरह एक चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति का दिन और रात होते हैं। तो देखिए सीधे सीधे पूछ देगा, जो दिन और रात की जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, वो किस वजह से होती है? क्या वो घूर्णन की गति की वजह से होती है, या फिर परिक्रमण, या फिर परिभ्रमण? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो दिन और रात होने की जो घटना होती है वो दैनिक गति या फिर घूर्णन गति कारण होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर
23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब जैसे हम लोग जब ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब कुछ इस प्रकार होता है, ये गोला होता है और कुछ इस प्रकार से उसमें डंडी लगी होती है। तो क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, तो हम लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है। आगे देख लेते हैं कुछ और फैक्ट। यहाँ पे दिया गया है कि जरा सोचो, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा। जैसे पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगी तो जहाँ वो घूमना बंद करेगी, अगर वो सूर्य के सामने है फेस, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा दिन होगा। और जिस भाग पे लगातार, उस भाग पे क्या होगी, गर्मी पड़ेगी। और दूसरे भाग में हमेशा रात रहेगा, जिस भाग में हमेशा ठंडी पड़ेगी। घूर्णन गति के कारण ही घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस घटना का कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। मतलब जब पृथ्वी जो परिक्रमा करती है उस कारण दिन और रात होते हैं, और जो उसकी परिभ्रमण गति है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो क्या है, उससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है परिभ्रमण क्या है, परिभ्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अपने अक्ष पे घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। इसलिए तो मौसम चेंज होता है। आगे देख लेते हैं, वास्तव में पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं। जो सूर्य हमें घूमता हुआ दिखाई देता है कि सूर्य सुबह पूरब की तरफ से निकल रहा है, पश्चिम की तरफ डूब रहा है, तो वो सूर्य नहीं घूमता है। हमारी पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो अपने स्थान पे स्थिर है। तो अच्छा, जो पृथ्वी होती है वो घूम रही है, तो उसके घूमने की दिशा किधर है। तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो पृथ्वी होती है, जो उसके घूर्णन की जो गति होती है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। आभासी गति क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो सूर्य है वो घूम रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य घूमता नहीं है। आगे दिया गया है कि इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुओं भी बदलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है, और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही विपरीत। तो पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो देखिए, ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा दिखाई गई है। तो यहाँ जो पहली स्थिति हमारी यहाँ पे बनती है, 21 जून वाली स्थिति बनती है। यहाँ क्या है, पृथ्वी का जो उसका उत्तरी गोलार्ध है वो क्या है, सूर्य के सामने पड़ रहा है। यहाँ पे एक बार तो सूर्य के सामने पड़ रहा है, और दूसरी बार क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध यहाँ पहुंच गया, और जो उसका दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने पहुंच रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये दक्षिणी गोलार्ध क्या है, सूर्य के सामने पड़ रहा है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने पड़ रहा है। लेकिन दो घटना ऐसी हो रही है कि जो कि समान स्थिति में पृथ्वी बनी हुई है। जैसे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दो घटना है। यहाँ पे दोनों क्या, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में क्या हो रहा है, सूर्य की जो रोशनी है वो बराबर पड़ रही है। उसी प्रकार से नीचे भी बराबर पड़ रही है। तो देखिए यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, तो वहाँ जो तारीख है वो क्या है, 21 जून है। यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 21 जून है। और वहीं हम लोग अगर इस फिगर में देखते हैं तो यहाँ क्या है, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे जो सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ रहा है, और यहाँ पे 12 दिसंबर है, अरे 22 दिसंबर है। इसका मतलब जो 22 दिसंबर है, तो दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी। तो पढ़ लेते हैं अब हम लोग थियरी को। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चित्र के अनुसार, जो चित्र हम लोगों ने देखा है उसके अनुसार, 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा सूर्य में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तो हम लोगों ने फिगर में देखा है कि 21 जून को जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने है, और हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। इसलिए जो जून का जो महीना होता है उसमें हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है हमारा देश इसी गोलार्ध में है। तो मैंने बताया, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने का दिन होता है। तो देखिए, जो ध्रुव होते हैं वहाँ क्या होता है कि 6 महीने डायरेक्ट रोशनी पड़ती रहती है। जैसे हम लोग इस फिगर में अगर देखें, तो जो यहाँ आपका है ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने लगातार जो है धूप पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, धूप रहेगा। और अगर दक्षिण में देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे धूप प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, रातें होंगी। तो बिल्कुल 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने को रात होते हैं।
आगे देख लेते हैं हम लोग जून एवं दिसंबर की स्थिति देखते हैं। जून और दिसंबर की स्थिति में क्या होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। आगे है दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है, इसे दिए गए मानचित्र में हम लोग देखे हैं। 21 जून को पृथ्वी सूर्य के की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। अब जब सूर्य डायरेक्ट पड़ेगा कर्क रेखा पे तो जो दिन की अवधि होगी काफी लंबी होगी। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है, सूर्य का जो ताप होता है वो पृथ्वी को अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, जैसे अभी इस टाइम पे है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पे जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ पे जाड़े का मौसम होता है। जो जितने भी जो कंट्री हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव में होंगे इस टाइम, वहाँ पे ठंडी पड़ रही होगी। आगे देख लेते हैं हम लोग 22 दिसंबर वाली कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद। तो ये जो भी घटना होती है वो 6 महीने के बाद होती है। पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद पृथ्वी के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में देखा था कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में रहता है। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है। तो हम लोगों ने देखा है जैसा जो स्थिति 21 जून वाली हमारे यहाँ होती है गर्मी में, वही स्थिति यहाँ पे होती है दिसंबर में। तो दिसंबर में यहाँ क्या होता है, जाड़े की ऋतु होती है। आगे देख लेते हैं सितंबर और मार्च की स्थिति कौन कौन सी होती है। सितंबर और मार्च की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही विपरीत होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवारात्रि कही जाती हैं। तो देखिए पूछ सकता है कि जो पृथ्वी जो समदिवारात्रि वाला जो कंडीशन है वो कब होता है, तो हम लोग बोलेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ इन दिनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी होती है। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होते हैं। तो हम लोग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं तो अधिक न गर्मी पड़ेगी न ठंडी होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह बसंत और शिशिर ऋतु है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी की गोलाकार सतह, जो पृथ्वी होती है उसकी गोलाकार सतह होती है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारे पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। देखिए ये गोलाकार है तो यहाँ क्या होते हैं, सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। सपोज करते हैं सूर्य हमारा यहाँ पे है, तो जब सूर्य यहाँ पे है तो जो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ेंगी वो भूमध्य रेखा पड़ेंगी, लेकिन और तो वो तिरछी ही जा रही हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी, जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती रहती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी कहते हैं। तो ये सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा सूर्य है तो यहाँ सीधी रेखाएं पड़ रही है, तो जो ये पेटी पाई जाएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाली जो पेटी पाई जाएगी उसके बीच जो कटिबंध होगा उसको हम लोग उष्णकटिबंध कहेंगे। आगे देख लेते हैं। जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं तो पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी कहते हैं। तो यहाँ फिगर में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी ये वाला एरिया है। यहाँ पे क्या होती है, तिरछी पड़ती है तो यहाँ शीतोष्ण होता है। और जहाँ एकदम कम पहुँच रही है, सपोज करते हैं यहाँ हमारा सूर्य है तो यहाँ तो सीधी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे क्या हो रही है, हल्की तिरछी हो रही है, और यहाँ पे क्या एकदम तिरछी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होगी। तो आगे देख लेते हैं।
आगे वही चीज़ दिया गया है कि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि यहाँ 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है। अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। जो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है अपने अक्षांश पे 23.5 डिग्री, उसी के वजह से जो मौसम होता है वो बदलता रहता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये हो गई आपकी उष्णकटिबंध, ये हो गई समशीतोष्ण और ये आपका हो गया शीत कटिबंध है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि समदिवारात्रि होते हैं। जो समदिवारात्रि कंडीशन होती है वो कब होती है? 22 जून और 21 सितंबर को होती है, या फिर 21 जून और 21 मार्च और 21 जून को होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, या फिर 21 सितंबर और 21 दिसंबर को होती है। तो देखिए जो समदिवारात्रि वाली जो कंडीशन होती है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। जो ग ऑप्शन हमारा है वो सही हो जाएगा। दूसरा हमारा है सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हम लोग जानते हैं 21 जून को होता है, जिस दिन हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, 21 जून को होता है। आगे है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है? तो क्या 32.5 झुकी हुई है, 33.5 या 67.5 या फिर 23.5 डिग्री? तो हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो घ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, या फिर अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है? तो हम जानते हैं जो शीतोष्ण कटिबंध होता है वहाँ पे कम गर्मी पड़ती है। ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे दिया गया है जहाँ साल भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। साल भर गर्मी पड़ती है तो कौन सा क्षेत्र है? वो होता है आपका विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा है वहाँ पे हमेशा साल भर गर्मी पड़ती है। आगे देख लेते हैं चंद्रमा का जो पृथ्वी का आकार है चंद्रमा से क्या होता है? छोटा है, बड़ा है, फिर समान है? तो जो चंद्रमा और पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग समान है। आगे देख लेते हैं चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पे पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही हो जाएगा। आगे दिया गया है खाली जगह को भरने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। दूसरा हमारा है पृथ्वी की डैश गति कर दिन और रात होते हैं। तो जो पृथ्वी की दैनिक गति होती है उसी कर दिन और रात होते हैं। तो हम लोग भरेंगे दैनिक गति। आगे दिया गया है विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें साल भर तो कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, तभी वहां पे क्या होती है? हमेशा गर्मी पड़ती है। पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? तो जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 हमारा है पृथ्वी के परिमंडल। तो परिमंडल क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी के परिमंडल है तो वहाँ है दिया गया कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं? आवश्यक गैस भी उपलब्ध है, जल भी है और भोजन भी है, इसलिए हमारी पृथ्वी पे ही जीवन पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग जलमंडल। तो जो पृथ्वी होती है उस पर जलमंडल पाया जाता है। जलमंडल में क्या क्या होते हैं? जलमंडल में होते हैं कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें हम लोग जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं। पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? जो पृथ्वी हमारी है उस पर 4 बड़े जल भाग को दिखाया गया है। तो यहाँ तो 4 बोला गया है लेकिन एनसीईआरटी में 5 दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी के जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहते हैं। यहाँ दिया गया है ये सभी पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर दिखाया गया है, यहाँ अटलांटिक दिखाया गया है, यहाँ हिंद दिखाया गया है। तो ये आपका दिखाया गया है महासागर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि जब 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे तब उस समय भारत
के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा था कि नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पे हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। और हम लोग जानते हैं, हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो पृथ्वी होती है वो नीली क्यों दिखाई देती है। तो पृथ्वी पे सबसे अधिक जो 71% जो जल होता है, जल का परावर्तन होता है, इसलिए जो कलर होता है वो नीला दिखाई देता है। आगे दिया गया है पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने जल मंडल के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है स्थल मंडल हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं आगे क्या दिया गया है। दिया गया है कि स्थल संधि हम लोग किसको कहते हैं। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े जलाशय खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल संधि बोलते हैं। और जल संधि किसको बोलते हैं, पानी का सकरा भाग है जहाँ जो होता है जो दो बड़ी जलाशय जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं जल संधि। तो यहाँ भी एक आपको जल संधि दिखाया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे है जलमंडल और स्थल मंडल, जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा है कि चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे हम लोग वायुमंडल बोलती हैं। तो देखिए जलमंडल तो हो गया जहाँ पे जल पाया जाता है, स्थल मंडल हो गया जो पृथ्वी पर स्थल है, और फिर दोनों के अलावा भी क्या हो जहाँ पे गैसें पाई जाती हैं उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आगे दिया गया है हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है, इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस का है। यहाँ पे फैक्ट है कि 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो सारे जीवों को सांस लेने की जरूरी होती है। हवा में इन दोनों गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है। इसमें थोड़ी सी मात्रा जलवाष्प भी मौजूद होती है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे दिया गया है कि जो वायुमंडल है उसकी विभिन्न परतें होती हैं, अलग अलग ऊंचाई पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर इनके नाम जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सबसे जो निचली परत है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। तो जितनी भी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे पर्वत पठार हो, मैदान हो, वो क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। बारिश भी जो होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। यहाँ पे दिया है जो ओजोन मंडल है जिसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओजोन मंडल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। और यही सबसे अच्छा आपका क्वेश्चन बनता है कि जो ओजोन परत होता है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे समताप मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जेट यान उड़ाया जाता है। आगे है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड जो होते हैं यहाँ पे जलने लगते हैं। आगे है आपका उष्ण मंडल जिसको हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आयन पाए जाते हैं। और आगे है आपका कृत्रिम उपग्रह जो कि आपका बहिर्मंडल है। ये रहा आपका बहिर्मंडल जहाँ पे उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे है कि हमारी पृथ्वी पे जहाँ तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल का मतलब क्या हो गया, एक जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और वायुमंडल। जब तीनों मिल जाते हैं तभी क्या होता है, अच्छा कंडीशन होता है जीव जंतुओं को रहने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। तो ये देखिए एक जैव मंडल का फिगर दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर्वत है, पठार है, बाकी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। मतलब जो जल मंडल, स्थल मंडल और जो वायुमंडल है वो तीनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। पहला क्वेश्चन है कि जीवन पनपता है, जो जीवन है वो कहाँ पनपता है, स्थल मंडल में या फिर जल मंडल में या वायुमंडल में या फिर जैव मंडल में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जीवन तभी पनपेगा जब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों लोग कंबाइंड होंगे। तो कंबाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो घ हमारा है वो सही हो जाएगा। दूसरा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले जो भारतीय थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ख है वो सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है, जो जल डमरू मध्य होता है वो किनको किनको जोड़ता है, क्या दो बड़े भूस्थलों को जोड़ता है या फिर दो
बड़े जल भागों को जोड़ता है, या 2 झीलों को जोड़ता है, या नदियों को जोड़ता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है जो जल डमरू मध्य होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आगे है समताप मंडल होता है। जो समताप मंडल होता है वो कहाँ होता है, जल मंडल में होता है, वायुमंडल में होता है, स्थल मंडल में होता है, या फिर जैव मंडल में होता है। तो देखिए जो समताप मंडल होता है वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है खाली जगहों को भरिए। तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन हमारा है, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब स्थलीय भाग को जोड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्थल संधि। और दूसरा हमारा दिया है कि पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ती है, तो हम लोग उसको जल संधि बोलते हैं, या फिर जल डमरू मध्य बोलते हैं। अगला है चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां डैश संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 हमारा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है उनके बारे में पढ़ना है हमें। जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए फिर पढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले चिकनी मिट्टी को हम लोग केवाल मिट्टी भी कहते हैं। तो आपसे आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है जो केवाल मिट्टी है वो क्या है। तो हम लोग चिकनी मिट्टी को ही केवाल मिट्टी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या होती है, जिसको हम लोग केवाल मिट्टी भी बोलते हैं, उसमें धान की फसल अच्छी होती है। और जहाँ दलदली भूमि होती है वहाँ पे दलहन की फसल भी अच्छी होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हमारा है कि प्रायः नीची और समतल भूमि प्रदेश मैदान कहलाता है। जो निचला स्थल होता है, जैसे हिमालय है, हिमालय का जो निचला स्तर होता है, समतल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान कहते हैं। मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। देखिए जो मैदान होता है वो समुद्र तल से ऊंचाई पे भी हो सकते हैं और गहराई में भी हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। ये फैक्ट ये है कि जो आपका मैदान है वो समुद्र तल से तो ऊंचे और नीचे पे हो सकता है, लेकिन जो आपके आसपास के जो पठार रहेंगे, जो उस मैदान के आसपास जो पठार रहेंगे उनसे, और जो पर्वत रहेंगे उनसे ये ऊंचे नहीं हो सकते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ी सी मात्रा थोड़ी बहुत स्थानीय अंतर होता है। लगभग लगभग जो मैदान होते हैं वो जहाँ के मैदान होते हैं उसी प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, हल्का फुल्का अंतर देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैदान होते हैं। पहला है अपर्दन मूलक मैदान। तो अपर्दन मूलक जो मैदान होते हैं वे कैसे होते हैं, वे मैदान जिनकी रचना अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें एग्जाम्पल याद करना है। अपर्दन मूलक मैदान पूछ देगा और आपको तीनों ऑप्शन दे देगा और एक अलग ऑप्शन दे देगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो भी मिट्टी के कटाव के द्वारा जो मिट्टी होती है, जब वो उसका कटाव होता है, जब मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो उससे मैदान का निर्माण करती है। तो जो फिनलैंड का मैदान है, उत्तर यूरोप तथा कनाडा का जो पूर्वी क्षेत्र है, वो क्या है, अपर्दन मूलक जो है मैदान है। आगे देख लेते हैं हम लोग निक्षेपण मूलक मैदान। देखिए निक्षेपण मूलक मैदान क्या होता है, निक्षेपण की क्रिया द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें हम लोग निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी के मैदान। तो निक्षेपण मूलक मैदान कौन कौन से हो जाएंगे, केरल के तट के मैदान हो जाएंगे और हंगरी के मैदान हो जाएंगे। आगे है कि रचनात्मक मैदान। तो रचनात्मक मैदान में कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। तो हमें याद रखना है, सिर्फ हमें इसका एग्जाम्पल याद रखना है। आगे देख लेते हैं बिहार के संदर्भ में क्या दिया गया है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भागों के रूप में फैला हुआ है। देखिए जो बिहार होती है वहाँ गंगा नदी पाई जाती है और क्या होता है, गंगा नदी के ही मैदानी भागों के रूप में फैला हुआ है। इनमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। मतलब जो भी इंडिया के जो ऊपर वाला इलाका है, जो उत्तर वाला इलाका है, वहाँ पे क्या होता है, पश्चिम से लेकर पूरब में असम तक ये वाला इलाका मिलता है। ये इलाके सतलज नदी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। तो जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है वहीं ऐसे मैदान पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पठार के बारे में। दूसरा हमारा हेडिंग है पठार। तो पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि जो पठार होता है वो कैसा होता है, पठार आसपास की भूमि
से ऊँचा होता है। जैसे मैंने बताया जो मैदान होता है, मैदान समुद्र तल से तो ऊँचा या फिर गहरा हो सकता है, लेकिन जो आस-पास का जो पठार रहेगा, तो उससे जो मैदान होता है, मैदान हमेशा नीचे रहेगा। तो यहाँ बोला गया है पठार आस-पास की भूमि से ऊँचा होता है तथा इसके ऊपर का भाग सपाट होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये है, अगर ये ऊँचा उठा हुआ है, नुकीला बना हुआ है, तो ये तो पर्वत का रूप ले लेगा, लेकिन अगर ये सपाट रहेगा, ये जो कोना निकला है वो नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पठार बोलते हैं। पठार की ऊँचाई कुछ 100 मीटर से लेके कई हज़ार मीटर तक हो सकता है। मतलब पठार छोटे भी हो सकते हैं और ऊँचे भी हो सकते हैं। बस नुकीला भाग उनके ऊपर नहीं रहता है। कुछ पठार तो हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊँचा पठार है। जो तिब्बत का पठार है वो क्या है? संसार का सबसे ऊँचा पठार है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पामीर के पठार की, तो संसार की छत हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 फैक्ट है कि सबसे ऊँचा पठार कौन-सा है, तो तिब्बत का पठार, और संसार की छत हम लोग किसको कहेंगे, तो पामीर का जो पठार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसार का छत बोलते हैं। यहाँ दिया गया है कि इन पठारों में खनिज के भंडार भी मिलते हैं। जो पठार होते हैं उनमें खनिज के भंडार भी मिलते हैं। तो देखिए ये जो भारत का इलाका है, ये वाला इलाका, ये क्या है? मैदानी इलाका है, और जो ये आपको त्रिभुजाकार में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पठारी इलाका है। तो हम लोग याद रखेंगे इसको भी। आगे देख लेते हैं हम लोग पर्वत। अब हमारा तीसरा हेडिंग है, पर्वत के बारे में हमें पढ़ना है। पर्वतों के ऊपर हिस्से जो होते हैं सपाट नहीं होते हैं, वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर इस प्रकार से है तो वो क्या है? पर्वत है। ये जो है सपाट नहीं होता, ये कोना जैसा निकला रहता है। लेकिन जो पठार होता है वो पठार कैसा होता है? सपाट होता है। इस प्रकार से सपाट होता है। ये ऊपर वाला चीज़ सपाट होता है। ये लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊँचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियाँ निकलती हैं। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती हैं। अरावली पर्वत पर बर्फ नहीं जमती, परंतु वहाँ वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती रहती हैं। जो हमारी अरावली पर्वत है वहाँ तो बर्फ नहीं पड़ती है, लेकिन जो है वहाँ पे कई नदियाँ निकलती हैं। तो ये आपका एवरेस्ट का फिगर दिया गया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं हम लोग। पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। जो पर्वत होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। जैसे बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी-छोटी पहाड़ियाँ ज़रूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेती करने पड़ते हैं। तो देखिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ क्या होता है? खेती करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए ये है आपकी सीढ़ीदार खेती। ये जो सीढ़ीदार खेती होती है वो आपकी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि पहाड़ जहाँ बर्फ़ जमी होती है लोग स्कीइंग करते हैं। तो देखिए स्कीइंग एक गेम है, चढ़ना है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? स्कीइंग कर रहे हैं, यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग पर्वत के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है वलित पर्वत। वलित पर्वत कौन-सा है? इनकी सतह ऊबड़-खाबड़ एवं शिखर जो होती है वो शंक्वाकार होती है। जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। देखिए 2 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, हमें सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल याद रखना है कि जो आपका हिमालय पर्वत है वो वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, और अमेरिका का एंडीज पर्वत जो है वो भी वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा पर्वत है भ्रंशोत्स पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पे दरारें पड़ जाती हैं। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊँचे उठे भाग को भ्रंशोत्स पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा इसका उदाहरण है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो माउंट हमारा एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत है, वो वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, और सतपुड़ा जो है वो भ्रंशोत्स पर्वत के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरा हमारा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकलने लावा और अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का वेसुवियस जो हो गया पर्वत, इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। तो देखिए हम लोग याद रखेंगे कि जो आपका वलित पर्वत है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है, और अमेरिका का एंडीज है। भ्रंशोत्स में आपका आ जाएगा सतपुड़ा, और आपका ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आ जाएगा अपने भारत का जो आपका अपने भारत का है अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड, और
इटली का विसुवियस पर्वत जो है वो आपका ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली। तो अरावली क्या है, भ्रंशोत्तर पर्वत के साथ साथ ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत भी आती है, हम लोग इसको भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है सही विकल्प को चुनें। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो जो बिहार में जो सोन नदी है वो क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो देखिए जो वाल्मीकि नगर है वो बिहार के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो घ हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी है। तो सबसे पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, जो धान की जो फसल के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो होती है चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ख है वो सही हो जाएगा। आगे हमारा है, पठार के ऊपर की सतह होती है। जो पठार के ऊपर की सतह होती है वो कैसी होती है, नुकीली होती है, सपाट या संकीर्ण होती है, फिर ढालदार होती है। तो हमने पढ़ा था जो पठार होता है उसकी जो ऊपरी सतह होती है वो सपाट होती है। ऑप्शन नंबर जो ख हो गया वो सही। आगे देख लेते हैं, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं। जो पर्वत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो पर्वत होते हैं वो 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, खाली स्थान को भरने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, खाली स्थान को भरिए। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। तो देखिए जो बिहार का अधिकतर भाग है वो गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। तो पहले में हम लोग गंगा नदी भर देंगे। दूसरा हमारा है, डैश को संसार का छत कहते हैं। तो जो पामीर का पठार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसार की छत भी कहते हैं। तीसरा नंबर का हमारा है कि पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जो जो पहाड़ों की जो लंबी श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। अगला हमारा है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख कैसे शहर हैं, पर्यटक स्थल हैं। ये पहाड़ी जो है पर्यटक स्थल है क्योंकि पहाड़ पे स्थित है। आगे हमारा है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य जो कारण है वो क्या है। तो हमारा जो वातावरण जो बदल रहा है उसका जो मुख्य कारण है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। आगे हमारा है, सही मिलान करें। मिलान हमें करना है, तो चलिए फिर मिलान कर लेते हैं। पहला हमारा है आपका भ्रंशोत्स पर्वत। तो हमने आपको बताया था कि इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो जो भ्रंशोत्स पर्वत होता है वो क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी है, जो हमारा ख ऑप्शन रहेगा उससे मैच होगा। दूसरा हमारा है, वलित पर्वत। जो वलित पर्वत है वो कौन सा है, हिमालय है और एक एंडीज है। तो यहाँ पे हिमालय दिया है हुआ है ऑप्शन में, तो हम लोग घ पे टिक करेंगे। तीसरा है, प्राचीन पठार। तो सबसे प्राचीन पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है, दक्कन का क्षेत्र है, तो क से हम लोग मिलाएंगे। अगला है, निक्षेपात्मक मैदान जो है वो है हंगरी का मैदान। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला चैप्टर हमारा है दिशाएं। दिशाओं के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो दिशाएं होती है उसकी समझ दिया गया है। तो 4 तो मेन दिशाएं होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है उत्तर, एक होता है दक्षिण, एक होता है पूर्व और एक होता है पश्चिम। ये 4 दिशाएं हैं, लेकिन इन दिशाओं के बीच में जैसे यहाँ पे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिया गया है, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व दिया गया है, दक्षिण और पश्चिम बीच में क्या दिया गया है, दक्षिण पश्चिम दिया गया है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो आपका किताब है SCERT का, उसमें क्या है 10 दिशाएं दी गई है। 8 तो ये दिशाएं हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, मिला के कुल 10 दिशाएं हो गई है। तो हमें याद रखना है कि जो SCERT है उसमें 10 दिशाएं दी गई हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। उन्हीं के बारे में दिया गया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इनके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूर्व, पूरब तथा दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, एवं पश्चिम तथा उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा होती है। जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर एक दिशा होती है जिसको हम लोग जेनिथ कहते हैं, आकाश, और पैर के नीचे एक दिशा होती है जिसको हम लोग नादिर बोलते हैं, पाताल कहलाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। तो हम लोग याद रखेंगे जो SCERT है उसमें 10 दिशाएं दी गई हैं। जो ऊपर की दिशा है उसको हम लोग जेनिथ बोलते हैं, और जो नीचे पाताल की दिशा है उसको हम लोग नादिर बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं हम लोग, ये हमारे बिहार का चित्र है, पूरा बिहार का मानचित्र। तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया था, बस इतना ही है। इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है सही विकल्प चुनें। इसमें पहला है कि प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है जो प्रमुख दिशाएं होती है वो संख्या में 4 होती हैं। दूसरा है कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो हमने पढ़ा है जो कुल दिशाएं होती है वो 10 होती हैं। ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है, तो जो बंगाल की खाड़ी होती है वो आपके कहाँ होती है, दक्षिण और पूरब में होती है, तो ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं खाली स्थान भरना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है, जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर दिशा में है, हम लोग यहाँ पे उत्तर भर लेंगे। दूसरा हमारा है उत्तर तथा पूरब के बीच जो होती है वो कौन सी दिशा होती है, तो देखिए जो उत्तर पूरब के बीच की दिशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व, तो यहाँ हम लोग उत्तर पूर्व भर लेंगे। अगला है अरब सागर बंगाल की खाड़ी से डैश की दिशा में है, तो जो अरब सागर है वो बंगाल की खाड़ी के से किस दिशा में है, तो वो पश्चिम दिशा की ओर आपको नजर आएगा मैप में। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा चैप्टर है पृथ्वी और ग्लोब। चैप्टर नंबर 6 हमारा है पृथ्वी और ग्लोब। चलिए फिर पढ़ते हैं पृथ्वी और ग्लोब के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे, इसको हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ ये हमारा ग्लोब है जो कि पृथ्वी जैसा है। ये पूरा विश्व का मानचित्र दिया गया है यहाँ पे। यहाँ दिया है जो ग्लोब हमारा है इसी पर गांव शहर नदी नाले इत्यादि हैं। महादेशों की कुल संख्या 7 है। यहाँ क्या दिया गया है, जो महाद्वीप की संख्या है वो 7 दिया गया है। जैसे यहाँ पे एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका। महासागर जो है वो आपके दिए गए हिंद महासागर प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। देखिए यहाँ जब भी महासागर दे रहा है तो सिर्फ 4 महासागरों का ही नाम लिख रहा है, जबकि एनसीईआरटी में 5 दिया गया है। तो अब देखते हैं कि एग्जाम में आपके ऑप्शन में क्या रहता है। आगे दिया गया है महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं और इनकी औसत जो गहराई होती है वो 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना होता है तो कई सप्ताह लग जाते हैं। आगे है आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम सागर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। आगे देख लेते हैं हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे की स्थिति को देख करके स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इससे बहुत परेशानी होती थी। बाद में कंपास जिसको हम लोग दिक सूचक बोलते हैं, मतलब दिशा सूचक बोलते हैं, और नक्शे से ठिकाना खोजना जो है आसान हो गया, लेकिन समय का अंतर जो था उसका पता करना अभी भी मुश्किल था। क्या आप जानते हैं कि यह मुश्किल कैसे दूर हुई? तो देखिए यह मुश्किल दूर हुई देशांतर रेखाओं की पहचान से। इस मुश्किल का समाधान हुआ। ये रेखाएं क्या होती है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है उसको पढ़ना है पहले। यहाँ दिया गया है कि इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में बांटा गया है। तो जो ये हमारी पृथ्वी है अगर उसको हम लोग बराबर 2 भागों में बांटना रहे तो ये जो ऊपर का भाग आएगा उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग आएगा उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा होती है उसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया जो ऊपर का भाग है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का भाग है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखीय वृत्त किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये इंपॉर्टेंट था याद रखना। उसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 अक्षांश है, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी अक्षांश 0 अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण 90 डिग्री अक्षांश होते हैं।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका फिगर है यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये आपकी लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर का ध्रुव होता है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और जो नीचे का होता है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अगर भूमध्य रेखा से हम लोग 23.5 डिग्री का कोण अगर वहाँ पे ले लेते हैं तो जो रेखा बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। अगर उत्तर में बात करें तो उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। वहीं अगर भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री जाते हैं हम लोग तो एक रेखा पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो यही आपके थ्योरी में बताया गया था और बताया गया है कि जो आपके अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो 90 ऊपर होती हैं और 90 नीचे होती है। इस प्रकार कितनी हो गई, 180 हो गई। आगे है कि इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये है कि ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। तो देखिए जो बीच का रेखा होता है उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके बाद ये क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई रहती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। जो अक्षांश की दूरी होती है वो समान होती है, लेकिन देशांतर की दूरी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे हो जाते हैं, अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। तो देखिए ये जो लंबाई होती है इनकी वो तो समान नहीं होती है, क्योंकि देखिए ये जो बीच वाला है सबसे बड़ा है, उसके ऊपर वाला जो है वो क्या है, थोड़ा छोटा हो गया, उसके ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो गया। तो इनकी जो लंबाई है वो तो आपकी जो है छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो आपका सेम सेम आपको देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ और चीजें। देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव जोड़ती हुई रेखाएं खींची जा गई है। ये लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। किसी स्थान पर यह सही स्थिति और समय का पता बताने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव और ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो यही हम लोग बोलते हैं, इनसे क्या होता है, समय और स्थिति का पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है या फिर कितना कौन सा देश किससे आगे है या पीछे है। आगे हमारा है कि पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। पृथ्वी वृत्त में 360 अंश होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पे 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई है, एक 0 डिग्री हो गया और एक 180 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। तो देखिए पृथ्वी पे कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। जिनमें से जो 2 है, जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 0 डिग्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान देशांतर बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और या फिर प्रधान मध्याह्न बोल सकते हैं। और जो 180 डिग्री होती है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। और यही एग्जाम में सबसे अधिक कंफ्यूज करता है। पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है, और ऑप्शन में 0 डिग्री भी दे देगा और 180 डिग्री भी दे देगा। तो हम लोग को याद रखना है कि जो 0 डिग्री है वो क्या है, प्राइम मेरिडियन है, प्रधान मध्याह्न है, और जो 180 डिग्री है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। आगे देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं की भी कई विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो समान होती है, इनकी संख्या 360 होती है। विषुवत वृत्त पे इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। देखिए ये क्या है, ये आपका है विषुवत वृत्त। ये जो आपका है, ये मेन जो बीच वाला चीज है वो क्या है, विषुवत वृत्त है। तो इनकी जो लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्या होती है, ये घटती जाती है घटती जाती है। ये तो अक्षांश रेखाएं हो गई। जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है, यहाँ जो है सबसे, ये जो दूरी आपकी है देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो सबसे अधिक होगी। बाकी जैसे ये ध्रुवों पे जाती है, देख रहे हैं ये दूरी घट रही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, ध्रुवों पे ये रेखाएं मिल जाती है तथा एक बिंदु के समान हो जाती हैं। 180 जो डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होती है। तो जो 180 जो डिग्री देशांतर रेखा होती है वो एक ही रेखा होती है, इसलिए वो पूरब या पश्चिम रेखा हम लोग उसको नहीं बोलते हैं। आगे है, सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर के रूप में एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ देता है कि एक देशांतर से जाने से दूसरे देशांतर जब हम लोग पहुंचेंगे तो कितने टाइम लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 मिनट का समय लगता है। अतएव विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का भी समय अलग अलग होता है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग कर देती हैं। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इस रेखा से पश्चिम जाने पर
एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि अगर हम लोग पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक तिथि हम लोग बढ़ा देंगे, और जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक तिथि हम लोग घटा देंगे। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। आगे है कि अक्षांश रेखाओं से हम किसी समय के तापमान का देशांतर रेखाओं से समय का एवं जहां अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मिलती हो उस स्थान की स्थिति का पता कर सकते हैं। तो मतलब जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं उससे समय का तापमान का पता चलता है, देशांतर रेखाओं से समय का। हम लोग अक्षांश से किसका पता लगा रहे हैं? समय का पता लगा, तापमान का पता लगा रहे हैं, और देशांतर से हम लोग समय का पता लगा रहे हैं। आगे देख लेते हैं पृथ्वी के कटिबंध। पृथ्वी के कौन कौन से कटिबंध होते हैं उसको देख लेते हैं। पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। कौन कौन सा कटिबंध है? 3 कटिबंध है। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब हम लोग मैप में देखेंगे कि उष्ण कटिबंध कहाँ है। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ दिन और रात की स्थितियां सालों भर होती है तथा सूर्य की विकिरणें लंबवत पड़ती हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है। यहाँ क्या होती है? जाड़े में सर्दी पड़ती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है, इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियां होती है परंतु सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है, जिसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो देखिए कुल मिलाकर क्या है, सूर्य का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कहाँ जो है अधिक गर्मी पड़ेगी और कहाँ कम गर्मी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका 23.5 डिग्री है ये आपका मकर रेखा है, और जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री झुका हुआ है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। उसके बीच का जो भी स्थान होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध है। उसके बाद क्या होता है, 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे जो स्थान होता है उसको हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण, और उसके बाद जो होता है ध्रुवों पे उसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध है। आगे देख लेते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुने। इसमें पहला क्वेश्चन है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक दूरी तय करने में सूर्य का को कितना समय लगता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, 4 सेकेंड लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट लगते हैं। ऑप्शन नंबर जो क है वो सही हो जाएगा। दूसरा है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी? जहाँ सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश पहुंचेगा। तो यहाँ पे है शीत कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है उष्ण कटिबंध, और चौथा है उत्तरी ध्रुव पर। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही हो जाएगा। आगे पूछा है कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ग है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और चौथा है कि दक्षिणी ध्रुव पे। तो देखिए जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होती है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो पूरब जाने पे क्या होता है, दिन रात में परिवर्तन होता है। एक तिथि घटा दी जाती है, एक तिथि बढ़ा दी जाती है, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जो जाते हैं तो 1 डिग्री क्या करते हैं, घटा देते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं खाली स्थान भरना है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। दूसरा है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग डैश तिथि रेखा कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो यहाँ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भर देंगे। तीसरा हमारा है पृथ्वी पर कुल डैश ताप कटिबंध है। तो पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। चौथा हमारा है पृथ्वी पर कुल डैश देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। अगला है कि डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। तो जो देशांतर रेखाएं होती है उसकी वजह से ही हमें समय का ज्ञान होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा है मानचित्र का अध्ययन, और हम लोग इसको अगले वीडियो में करेंगे। जितने भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, 2-3 चैप्टर और हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में कर देंगे। चलिए फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।